नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और चुनाव इंडिया का एनडीटीवी डेटा सेंटर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और ये सीन देखकर आपको समझ में आ गया होगा, ये कैप्शन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमारी चर्चा का जो विषय है कार्यक्रम में वो है बीएसपी का क्या होगा। और ये सवाल क्यों उठ रहा है कि 2024 चुनाव के बाद बीएसपी का क्या होगा, तो उसकी वजह जानने के लिए आपको कुछ आंकड़े सबसे पहले दिखा देते हैं। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि चुनाव दर चुनाव बीएसपी का वोट प्रतिशत लगातार घटता रहा है। 14 से लेकर 19 तक इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बीएसपी का वोट प्रतिशत कैसे घटा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरी लड़ाई में, यानी कि यूपी की जो सियासी बिसात बिछी हुई है, इसके ग्रैंड मास्टर कौन कौन है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है इस पूरे गणित को समझने के लिए कि आखिर इसके ग्रैंड मास्टर कौन कौन है। तो आपको बताएं कि 3 टीमें इस समय यूपी की बिसात पर हैं। एक टीम है बीजेपी की, एक टीम है समाजवादी पार्टी की और एक टीम है बीएसपी की। तो ग्रैंड मास्टर में अगर बीजेपी की टीम की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है। अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। और अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। इस सियासी बिसात का एक और दिलचस्प पहलू आपको बताते हैं कि जब बीजेपी की चाल जैसी होती है वैसा हाल बीएसपी का होता है, यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है दोनों की परफॉर्मेंस के आधार पर। हम ये बात कह रहे हैं, आंकड़े आपके सामने हैं। जब बीजेपी बढ़ती है तो बीएसपी का ग्राफ नीचे जाता है और जब बीएसपी का ग्राफ ऊपर जाता है तो बीजेपी घटती है। तो तमाम पहलू आपके सामने हैं और इन तमाम आंकड़ों के साथ, इन तमाम पहलुओं के साथ अपने खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, इस पूरे सियासी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल बड़ा वो कि आखिर 24 के चुनाव के बाद बीएसपी का होगा क्या। तो इस और भी आंकड़े आपको हम दिखाएंगे, दिलचस्प आंकड़े, जिसके जरिए हम पूरी कहानी अपने मेहमानों से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ अमिताभ जी हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। इसके अलावा रामकृपाल यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरा सबसे पहला सवाल अमिताभ जी से है। अमिताभ जी, सवाल ये कि कितनी बड़ी चुनौती है बीएसपी के लिए 24 का चुनाव और क्या ये उसके लिए वजूद वाला चुनाव है? कि जैसा हमने देखा कि पिछली बार 10 सीटें जो है वो महागठबंधन में यानी समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथ बसपा को मिली थी और उससे पहले 2009 में वो अपना आंकड़ा भी नहीं खोल पाई थी। और हमने देखा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट के रह गई है, सिर्फ 1 सीट पे सिमट के रह गई है बसपा। कांग्रेस पार्टी को भी उससे ज्यादा सीटें हैं। तो ये जो लड़ाई है इस बार वो बसपा के वजूद की लड़ाई है। बसपा जो है क्या अपने परंपरागत वोट, जो जाटव और गैर जाटव वोट है, उसको बचा करके रख पाएगी और सिर्फ बचा करके ही ना रख पाए, क्या वो एक बड़े प्लेयर के रूप में इमर्ज करेगी, क्योंकि वो अकेले लड़ रही है। तो ठीक है, हो सकता है कि उसके सीटों में उसको नुकसान देखने को मिले, लेकिन कई बारी क्या होता है कि लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कई बारी गेम बिगाड़ने के लिए भी लड़ी जाती है। तो क्या वो भाजपा या सपा किसी का गेम बिगाड़ सकती है, ये भी देखने वाली बात है। रामकृपाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। हमने ग्राफिक्स के जरिए अभी आपको दिखाया कि कैसे इन दोनों पार्टियों में एक रिलेशन सा दिखाई देता है परफॉर्मेंस के आधार पर। अगर बीजेपी बढ़ती है तो बीएसपी गिरती है, बीएसपी बढ़ती है तो बीजेपी गिरती है। इस कनेक्शन की वजह आप क्या देखते हैं? और दूसरी बात क्या यह है कि क्या यूपी में बीएसपी की कीमत पर बीजेपी बढ़ी है? देखिए, बीजेपी अगर बढ़ी है सही मायनों में तो वो बढ़ी है, ओबीसी बीजेपी के पास आया है, जो बीजेपी का कभी कोर स्ट्रेंथ नहीं था। वो ओबीसी क्षेत्रीय पार्टियों के पेजेंट्री पार्टी की कोर स्ट्रेंथ रहा है, न वो कभी कांग्रेस का था न वो बीजेपी का था, वो अमूमन इन पार्टियों का था। वो क्या हुआ कि मंडल के बाद जो मंडल के अंदरूनी कॉन्ट्रडिक्शन थे, वो क्या हुआ है कि मंडल का जो दही था वो एक दौर में 20 साल में उसमें से 2 चीज़ें निकली, एक मक्खन निकला, एक मट्ठा निकला। तो मक्खन जो रहा, जिसको क्रीमी कहते हैं, वह तो जो इस मंडल में जो बड़ी जातियां थीं या जो है जैसे उनके साथ चला गया, लेकिन जो 1.5%, 2%, 2.5% इस तरह की जातियां थीं, यानी करीब करीब जो 60% हम कहते हैं 100 में 60 या 100 में 50 जो पिछड़ा है, उसका 70% करीब करीब वो चला गया बीजेपी के साथ। और देखिए, वो बीजेपी के साथ 2014 में था, 2017 में इंटैक्ट था, 2019 में था, 2022 में था। लगातार ये 4 चुनाव में उत्तर प्रदेश के हिसाब से इंटैक्ट है।
अब मायावती का क्या रहा है कि देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में अब आप देखिए, जैसा लोग मानते हैं कि मायावती का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ या अखिलेश को ट्रांसफ़र, कुछ भी हो जी, अखिलेश को 2014 में भी सिर्फ 5 सीटें मिली थी, 19 में भी 5 सीटें मिली, लेकिन मायावती को 10 सीटें मिली पिछली बार। तो ये जरूर है कि जो कोर स्ट्रेंथ बीएसपी की हुआ करती थी करीब 20 से 22%, वो घट करके करीब आधे पर आ गई है। आपने एक अहम बात बोली, 10 सीटें मिली पिछले चुनाव में। अमिताभ जी, यहां पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, बीएसपी को फायदा हुआ, इस बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में है। कितनी ऊर्जा, कितनी बड़ी चुनौती ये बीएसपी के लिए है? और दूसरी बात, ये बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब गठबंधन से फायदा था फिर अकेले क्यों? देखिए, बीएसपी की जो पॉलिटिक्स रही है शुरू से उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं एंटी समाजवादी पार्टी रही। भाजपा जो है, आप चाहे कुछ भी कह लें, आज जरूर भाजपा वहाँ एक सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा शुरू में उसका मेन चैलेंजर नहीं थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में लगभग 20-25 साल वहाँ पे कॉन्टेस्ट रहा है, तो उसका वोटर जो है, इसीलिए जैसा सर कह रहे थे, बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ समाजवादी पार्टी को 2014 में। उसका कारण क्या था? क्योंकि एंटी समाजवादी पार्टी वोट है। अब इसलिए बसपा को ये लगता है कि उनके साथ होने से इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार ना उठा ले, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का जो ओबीसी वोट है, जो मुस्लिम वोट है, ये भी वोट जो है वो समाजवादी पार्टी ने डैमेज करके खींच लिया है। जी, मैं रामकृपाल जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। सर, संक्षेप में आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा। बीएसपी का जो कोर वोटर है, दलित है, उसमें भी जाटव प्राणवायु उसके माना जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये वोट बैंक भी खिसक रहा है, ये आधार भी खिसक रहा है, इसमें भी सेंध हो रही है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश का गणित बीएसपी को आज की तारीख में खारिज करना बहुत बड़ी गलती होगी। आप मान के चलिए, कारण यह है कि बीएसपी का जो कोर स्ट्रेंथ है जी, वो जो 20% होती थी, उसमें 10% जो गैर जाटव या बाकी लोग थे वो तो चले गए हैं, लेकिन ये 10% जो है उसके साथ इंटैक्ट आज भी है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। 2019 में आजमगढ़ सीट पर अखिलेश जीत गए थे, चूंकि मायावती अखिलेश एक साथ थे जी, लेकिन बाई इलेक्शन हुआ आजमगढ़ में जी, तब तक अखिलेश मायावती अलग हो गए। आप ताजुब करेंगे कि बीजेपी को 2019 से कम वोट मिले, लेकिन बीजेपी जीत गई। तो जो अभी अमिताभ जी ने कहा था कि जरूरी ये देखिए नहीं है कि कौन कितनी सीटें लाता है, लेकिन मायावती कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी को डैमेज करती है। और एक और बात कहूं, किसी भी स्टेट में 2 क्षेत्रीय दल नहीं जीत रह सकते जिंदा। या तो समाजवादी पार्टी कास्ट पर मायावती बढ़ेगी या मायावती की कास्ट पर समाजवादी पार्टी। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा। रामकृपाल जी और अमिताभ जी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में बीएसपी की, बीएसपी का भविष्य आखिर क्या होगा। कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे 2019 में दोनों पार्टियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा था, और साथ ही साथ 2 सिनेरियो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि अगर बीएसपी का वोट 5% बीजेपी काट ले तो क्या स्थिति होगी, और अगर बीएसपी के 10% वोट काट ले तो क्या स्थिति होगी। इन सिनेरियो के आधार पर भी अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा रामकृपाल जी आपसे है, गुंजाइश किसकी ज्यादा है, बीजेपी बीएसपी का वोट काटे या बीएसपी बीजेपी का वोट काटे? देखिए, इसमें वोट काटने जैसी बात नहीं है। देखिए, 2022 में बहुत कुछ साफ हो चुका है। 2022 में जो स्थिति थी उसमें माइनॉरिटी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ थी, या मैं इसलिए कह रहा हूं कि मायावती और इनके साथ थी। मायावती अलग हो गई, उसके बाद एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है जी। कर्नाटक में कांग्रेस के माइनॉरिटी पहली बार कर्नाटक में कांग्रेस की छतरी के नीचे आई है। कांग्रेस को उम्मीद है, जिस तरह का सारा मैनिफेस्टो सारी चीज़ चल रही है, उसको लगता है कि कांग्रेस माइनॉरिटी जो है वो कांग्रेस तरफ लौट रही है। देखिए, कांग्रेस के ट्रेडिशनल क्या रहा, उसकी कोर स्ट्रेंथ क्या थी? दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये ट्रेडिशनल रहा है।
तो कोई भी पार्टी अपनी कोर स्ट्रेंथ को वापस पाना चाहेगी, और इसमें से तीनों में ओबीसी कभी इसकी नहीं रही, दलित मायावती के पास है। और इसलिए आप देखिए लगातार कांग्रेस से कोशिश कर रही थी किसी तरह से मायावती से समझौता हो। लेकिन दलित वोट भी तो छिटका है ना सर मायावती। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दलित वोट छिटका है जरूर, लेकिन अभी भी जो मैं कह रहा हूँ कि बुरी से बुरी हालत में 10 से 12% अगर उत्तर प्रदेश में मायावती पा रही हैं तो ये किसका वोट है? जाहिर सी माइनॉरिटी का नहीं है। सत्ता से बहुत समय से दूरी है मायावती की, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे केंद्र में किसी ऐसे गठबंधन में नहीं जो सत्ताधारी हो। ये जो दूरी है सत्ता से, ये कितना इफेक्ट कर रही है उनके कोर वोटर को? क्या ये भी एक वजह है कि छटक रहा है वोटर और वो अपना जो उसका फायदा है या लाभ है वो कहीं और देखने लगा है? बहुत बड़ा फैक्टर है ये। अपर कास्ट धीरे धीरे बीजेपी की तरफ इसी कारण से चला गया है, मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है, और गैर जाटव वोटर भी बीजेपी की तरफ चला गया है। आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी है गैर जाटव वोट में। जाटव वोट में भी जैसा आप ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं 22% का नुकसान हुआ था बसपा को। देखिए बसपा की जो कमजोर हुई 2023 के चुनाव में, उसका 70% लाभ लगभग समाजवादी पार्टी को मिला, क्योंकि मुस्लिम यादव थोड़ा ओबीसी समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बसपा यहां से कमजोर होती है और तो इसका फायदा किसको मिलता है? क्योंकि बसपा के पास अब जो वोट बचा है 12-13% का, उसमें 9-10% जाटव और गैर जाटव वोट ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से अगर बसपा कमजोर होती है तो जाटव गैर जाटव वोट जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, और जो आप दिखा रहे हैं वो जो 10 सीटों का यहाँ नुकसान बसपा को हो सकता है और उसका ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी की झोली में जा सकता है। रामकृपाल जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे। एक प्रयोग किया था बीएसपी ने, जब वो हरिजन की बजाय सर्वजन की बात उन्होंने की थी, और कहा जाता है उसका फायदा उन्हें हुआ। बीजेपी को शुरुआत में कहा जाता था सवर्णों की पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने इस छवि को तोड़ा। अब मेरा सवाल यह है कि जो दलित वोट छटक बीजेपी के पास आया है, उस छवि को तोड़ते हुए ये कैसे मुमकिन हुआ, और बीएसपी से जो वोट उसका छिटका, इसकी वजह क्या देखते हैं? आज आप यूं समझ लीजिए, अगर बीजेपी का ओवरऑल कैरेक्टर आप देखें, बीजेपी की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय ओबीसी को है, क्योंकि सबसे बड़ा चंक जो ओबीसी का है वो बीजेपी के साथ है। और ये ओबीसी जो कभी समाजवादी पार्टियों के साथ रहा करता था, ये ध्यान रखिए, वो बीजेपी के पास आया है। बीजेपी के पास कोई देखिए माइनॉरिटी तो है नहीं, तो आप यूं समझ लें कि एक, मैं फिर इस बात कहता हूँ, बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी ने कि अभी इस बार का जो रिजल्ट आएगा उससे देखिएगा। आज बीएसपी को इसलिए कह रहे हूँ कि देखिए बिना वो माइनॉरिटी के, बिना ओबीसी के, वो सिर्फ अपने कोर स्ट्रेंथ पे जी रही है, और उसमें से जैसे पहले था ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, कुछ सवर्णों का, वो भी एक तरह से अलग हुए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बीज जो गुठली है अभी मायावती के पास है, उसमें से पेड़ बनने की संभावनाएं बिल्कुल और नहीं, पेड़ बनने की संभावना, पेड़ बनता है या नहीं बनता है इसके लिए मैं 4 जून का इंतजार करना होगा। यूपी की सियासी बिसात बिक चुकी है, वहां पर चालें चली जा रही हैं। कौन आगे निकलता है, कौन ग्रैंड मास्टर इसका साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी।